अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज ऑफ मॉडर्न आइरिश ड्रामा जूनो एंड द पीकॉक, जिसको लिखा है सीन ओकेसी ने। ये प्ले 20th सेंचुरी का एक लैंडमार्क माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रियलिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ पॉवर्टी, वार एंड फैमिली स्ट्रगल ऑफ आयरलैंड। सो आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस प्ले की कंप्लीट नॉलेज दे दूँ ताकि आप लोगों को कोई और वीडियो वॉच ना करनी पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे, देन हम प्ले का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले जूनो एंड द पीकॉक और समरी को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम राइटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एज ए टोल्ड यू दिस प्ले इज रिटन बाय सीन ओकेसी। सीन ओकेसी का ओरिजिनल नेम था जॉन केसी, जो उन्होंने बाद में चेंज करके सीन ओकेसी रखा। 30 मार्च 1880 में पैदा हुए थे और 18 सितंबर 1964 में इंग्लैंड के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी चाइल्डहुड में इनकी आई साइट काफ़ी वीक थी और आई साइट वीक होने की वजह से सीन ओकेसी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाए। स्टूडेंट्स, सीन ओकेसी सेल्फ एजुकेटेड थे, बुक्स के थ्रू खुद ही पढ़ते रहते थे, स्पेशली आयरिश हिस्ट्री को पढ़ते थे, पॉलिटिक्स और लिटरेचर के बारे में पढ़ते थे। उसके अलावा अर्ली लाइफ में इन्होंने रेलवे के अंदर भी काम किया और लेबर जॉब्स भी किए। लिटरेचर के अंदर ड्रामा को लिखना शुरू किया। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सीन ओकेसी के बारे में कि सीन ओकेसी जो थे ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट आयरिश प्ले राइटर थे जिन्होंने वर्किंग क्लास ऑफ डबलिन के बारे में लिखा, सिविल वार के बारे में लिखा। सिविल वार के लोगों की लाइफ पर क्या असरात थे वो सभी चीज़ें सीन ओकेसी ने स्टेज पर दिखाई। सीन ओकेसी ने पुअर लोगों की स्ट्रगल को दिखाया। ठीक है, उससे पहले ये होता था जो आयरिश ड्रामाटिस्ट थे ना वो मिडिल क्लास या फिर मिथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन सीन ओकेसी ने गरीब लोगों की लाइफ को दिखाया, उनकी पॉवर्टी, उनके सिविल वार उनकी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने प्ले के अंदर दिखाई। स्टूडेंट्स, अगर हम सीन ओकेसी के मेजर वर्क्स की बात करते हैं तो इन्होंने एक ट्रियोलॉजी लिखी थी जिसका पार्ट है जूनो एंड द पीकॉक। उसके अलावा द शेडो ऑफ अ गनमैन 1923 में पब्लिश हुआ। जूनो एंड द पीकॉक 1924 में पब्लिश हुआ। ये एक आयरिश सिविल वार के बारे में प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा द प्लग एंड द स्टार्स 1926 में पब्लिश हुआ था, ये ईस्टर राइजिंग के बारे में है। उसके अलावा द सिविल ट्रेसी अबाउट वर्ल्ड वार 1 एंड 1928 के अंदर ये इनका प्ले जो है पब्लिश हुआ था। तो ये तो हो गया राइटर का इंट्रोडक्शन। अभी हम प्ले का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये प्ले लिखा है सीन ओकेसी ने जो कि 1924 में एबे थिएटर के अंदर पब्लिश हुआ था। इसकी सेटिंग रखी गई है ड्यूरिंग द आयरिश सिविल वार जो 1922 से 1923 तक रही। प्ले के अंदर ऑर्डिनरी वर्किंग क्लास फैमिलीज की सफरिंग्स को दिखाया गया कि किस तरह से ये वार जो थी ये उनकी लाइफ को एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी सेटिंग रखी गई है डबलिन के अंदर और एक पुअर फैमिली को दिखाया गया है जिसके अंदर एक हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो दोनों ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इस प्ले का टाइटल है जूनो एंड द पीकॉक। जूनो जो है ये एक रोमन गॉडेस का नेम है बेसिकली, जो अपनी फैमिली और होम की प्रोटेक्टर होती हैं। प्ले में जूनो बॉयल जो है ये एग्जैक्टली वही रोल प्ले करती हैं। वो अपनी फैमिली को संभालती हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनती हैं। जूनो का नाम जूनो इस वजह से होता है क्योंकि इनकी लाइफ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो जून के महीने में होते हैं, तो इसी वजह से इनको जूनो का नाम दिया गया। उसके अलावा एंड द पीकॉक, पीकॉक जो वर्ड है ये एक आयरिश स्लैंग पीकॉक के लिए है। ठीक है, कैप्टन बॉयल को प्ले में पीकॉक कहा गया क्योंकि वो पीकॉक की तरह सिर्फ अपनी शो ऑफ में लगा रहता है, अपने फॉल्स प्राइड में खोया रहता है। वो एक कॉवर्ड और लेजी इंसान है जो काम नहीं करता, सिर्फ अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, अपने आप को प्राउड फील करवाने की कोशिश करता है, जबकि मेहनत नहीं करता, काम नहीं करता, और जब भी उसे कोई काम कहा जाता है तो वो कोई ना कोई लेम एक्सक्यूज कर देता है। उसके एक्शन सिर्फ बोस्टफुल हैं, रियलिटी में उसके पास ना करेज है, ना लीडरशिप है और ना ही कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने उठाई हुई है। पीकॉक का कैरेक्टर, पीकॉक का नाम
नाम उसे इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके हॉलो कैरेक्टर को सिंबलाइज करता है। बहुत शोर, बहुत स्टाइल, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली, जस्ट लाइक अ पीकॉक। ठीक है, पीकॉक की तरह लेजी है। अगर हम इसके जो है वो सिंबॉलिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं तो टाइटल जो है वो एक सिंबॉलिक बैलेंस रखता है। ठीक है, यानी एक तरफ जो है वो पीकॉक डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज करता है, दूसरी तरफ उसकी वाइफ जोनो जो है वो होप को और सर्वाइवल को रिप्रेजेंट करती है। अभी हम इस प्ले के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं ताकि जब आप समरी को सुनो तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जोनो बॉयल जो इस प्ले का सेंट्रल फिगर है, नाम ही सिंबॉलिक है जोनो। जोनो रोमन मिथोलॉजी की गॉडेस ऑफ वुमेन और फैमिली थी, और यहाँ भी जोनो एक मदरली स्ट्रेंथ का सिंबल है। ये औरत, ये वुमेन जो है, ये अपने घर का असली एक्चुअल बर्डन उठाती है। हस्बैंड जो इसका वो कामचोर है, बेटा क्रिपल्ड है, बेटी अनएम्प्लॉयड है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जोनो के सर पे आती है। जोनो का कैरेक्टर ट्रेजेडी के बावजूद डिग्निटी और करेज का इमेज देता है। जब सब कुछ कोलैप्स हो जाता है तब भी वो एक ऐसा फिगर है जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेती है। अपनी बेटी मैरी के साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने का डिसीजन लेती है। स्टूडेंट्स, जोनो जो हैं, जोनो का कैरेक्टर रियल हीरोइज्म दिखाता है। उसके बाद कैरेक्टर है कैप्टन जेक बॉयले। स्टूडेंट्स, कैप्टन जेक को अपने नाम के साथ कैप्टन लगाने का बहुत शौक था। ठीक है, नाम के आगे कैप्टन लगाता है, लेकिन असल में उसका कोई नेवल या कोई मिलिट्री कैरियर कभी कंफर्म ही नहीं होता। ठीक है, कभी एक दफ़ा ये बस एक बोट में बैठता है, जिसकी वजह से ये अपने नाम के साथ कैप्टन लगाता है। शायद एक सेल्फ मेड टाइटल है जो अपने लिए इसने खुद ही बनाया है। वो पीकॉक है, मतलब पीकॉक मतलब दिखावा करता है, बोस्ट करता है, लेकिन अंदर से कावर्ड है, इरिस्पॉन्सिबल है, हर टाइम लेम एक्सक्यूजेस करता है कि मेरी लेग्स में पेन है, मैं काम नहीं कर सकता। एक्चुअल में वो सोसाइटी का एक सिंबल है जो अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा होता है जोनी बॉयल का। जोनी बॉयल जोनो एंड कैप्टन बॉयल का बेटा होता है। ठीक है, जोनी बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। सिविल वॉर के दिनों में उसने IRA ज्वाइन किया था, वहाँ से उसका एक हिप क्रिपल्ड हो गया, यानी उसके अंदर की जो फिजिकल स्टेट थी ना वो ब्रोकन होगी। लेकिन एक्चुअल ट्रेजेडी सिर्फ फिजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। उसने अपने कमरेड्स को बेट्रे किया था, जिसकी वजह से वो सारी लाइफ गिल्ट में और फेयर में रहता है कि किसी टाइम भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। हर वक्त वो पैरानॉइड होता है, हर नोक पे उसे घबराहट होती है कि कोई मुझे पकड़ने ना आ गया हो। उसके अलावा कैरेक्टर है मैरी बॉयल का। मैरी बॉयल जो है ये जोनो एंड कैप्टन की बेटी होती है। मैरी थोड़ी सी अलग होती है घर वालों से, एजुकेटेड है, मॉडर्न आइडियाज़ रखती है, ट्रेड यूनियन एंड वर्कर्स राइट में काम करती है, वहाँ पर इंटरेस्टेड है। उसका ये ड्रीम है कि वो अपनी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉवर्टी साइकिल है, वहाँ से निकलकर एक बेटर लाइफ जिएगी। उसके बाद कैरेक्टर है जॉक्सर डले का। जॉक्सर डले जो है ये दोस्त होता है कैप्टन बॉयले का। ठीक है, ये उसका सो कॉल्ड दोस्त होता है, लेकिन एक्चुअल में जो है ये एक पैरासाइट है। ठीक है, उसकी लॉयल्टी सिर्फ बॉयल की ड्रिंक्स और कंपनी तक होती है। जब बॉयल के पास पैसा और फर्नीचर होता है, जॉक्सर हमेशा उसके साथ नजर आता है, लेकिन जब पॉवर्टी वापस आती है तो जॉक्सर ही सबसे पहले उसको छोड़ के चला जाता है। उसके अलावा कैरेक्टर है चार्ल्स बेंथम का। बेंथम एक स्कूल टीचर है, एजुकेटेड और रिस्पेक्टेबल बैकग्राउंड रखता है। पहले तो वो बॉयल फैमिली के लिए एक उम्मीद बनकर आता है, उनके लिए एक होप बनकर आता है, मैरी के साथ एक रिश्ता डेवलप करता है। लेकिन जब वो उनकी इनहेरिटेंस जाने की खबर सुनता है तो वो भी उनको छोड़कर चला जाता है। उसके अलावा कैरेक्टर है मिसिस टैनक्रड का। मिसिस टैनक्रड एक नेबर है, लेकिन बहुत सिंबॉलिक रोल प्ले करती है। एक्ट 1 में वो अपने बेटे की डेथ पर मॉर्निंग कर रही होती है, उसका बेटा भी सिविल वॉर का विक्टिम बना। उसके अलावा कुछ माइनर जो है वो कैरेक्टर्स हैं जो अगर आप डिटेल से समरी पढ़ोगे, टेक्स्ट पढ़ोगे, तो आप उसमें उन कैरेक्टर्स को पाओगे। प्ले स्टार्ट होता है डबलिन के एक छोटे से घर से। ये एक टेनीमेंट रूम है, सिर्फ 2 कमरों का। टेनीमेंट रूम, टेनीमेंट हाउस को कहते हैं। टेनीमेंट हाउस एक बिल्डिंग होती है, एक इमारत होती है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज रहती होती हैं और हर फैमिली को 2 रूम्स दिए जाते हैं। इन रूम्स के अंदर पुराना फर्नीचर होता है, सामान थोड़ा सा होता है, और एटमॉस्फेयर जो होता है वो कम्प्लीटली ये बता रहा होता है कि यहाँ पर पॉवर्टी है। ये बैकग्राउंड जो है, जो इस फैमिली का बैकग्राउंड ओकेसी ने दिखाया है, इसी बैकग्राउंड से ओकेसी का मेन मैसेज हमें समझ आता है कि आयरिश सिविल वॉर के दिनों में आम फैमिलीज जो थी, आम लोग जो थे, वो किस तरह से लाइफ गुजार रहे थे। सबसे पहले हम कैप्टन जेक से मिलते हैं।
नाम के आगे कैप्टन ज़रूर लगाता है, लेकिन एक्चुअल में वो एक पीकॉक है, यानी एक लेज़ी इंसान है, एक पीकॉक है। दिखावा बहुत ज़्यादा करता है, अपने वार के एक्सपीरियंसेस के बारे में स्टोरीज बनाता रहता है, लेकिन एक्चुअल में एक कामचोर इंसान है। रोज़ाना एक्सक्यूज़ देता है कि मेरी टांग में दर्द है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। साथ ही उसका बेस्ट फ्रेंड जोक्सर डले है। जोक्सर भी एक पैरासाइट है, हमेशा बॉयले के साथ शराब, गॉसिप्स और टाइम वेस्ट करता रहता है। अब घर का एक्चुअल बर्डन जो है, एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है जोनो बॉयल। जोनो एक स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल वुमेन है। सुबह से शाम तक अपने घर को, अपनी फैमिली को चलाने के लिए वो स्ट्रगल करती है। कैप्टन बॉयले की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रॉब्लम्स जो हैं, सभी बोझ जो है वो जोनो के कंधों पे आता है। उसके बाद ओकेसी जो है वो हमें क्लियरली ये मैसेज देना चाहता है जोनो के करैक्टर के थ्रू कि आयरिश हाउस होल्ड की जो रियल बैकबोन होती है वो वुमेन होती हैं, जो सब कुछ बर्दाश्त करती हैं, सारे हालात को फेस करती हैं और फिर भी कोशिश करती रहती हैं। स्टूडेंट्स, उनके बच्चों में सबसे पहले हम जॉनी को देखते हैं। जॉनी सिविल वार में इंजर्ड है, उसका एक हिप क्रिपल्ड हो गया है। वो रोज़ गिल्ट फील करता है, रोज़ उसे फेयर होता है कि किसी भी टाइम IRA आके उसको जो है गिरफ्तार कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं। उसने अपने IRA कॉमरेड्स को बेट्रे किया था और उसी बेट्रेल की सज़ा उसे हर टाइम हॉन्ट करती रहती है। स्टेज पर अगर हम देखें तो ये कैरेक्टर, जॉनी का कैरेक्टर, हमें हर टाइम कंफ्यूज, पैरासाइटी नज़र आता है, अनईजी नज़र आता है। दूसरी तरफ है मैरी। मैरी जो है वो जोनो एंड पीकॉक की बेटी है, थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, एजुकेटेड है और पॉलिटिक्स और ट्रेड यूनियन में इंटरेस्टेड है। उसका कैरेक्टर बॉयले फैमिली से काफ़ी डिफरेंट लगता है उसकी होप्स और उसकी एम्बिशंस की वजह से, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में अच्छी उम्मीद रखती है, अच्छे ख़यालात रखती है और वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ को चेंज ज़रूर करेगी। एक्ट 2 शुरू होता है तो हमें एक नया सीन मिलता है। अब हम फर्स्ट टू एक्ट से दूसरे एक्ट में शिफ्ट करते हैं तो हमें टोटली सिचुएशन चेंज नज़र आती है। वही पुराना घर बिल्कुल बदल जाता है। जो रूम्स हम देख रहे थे कि वहाँ पे पुराना सामान पड़ा है, वहाँ पे जो है वो माहौल इस तरह का है, गुर्बत नज़र आ रही है, वो सभी कुछ चेंज हो जाता है और हर तरफ हमें नया फर्नीचर, डेकोरेशंस नज़र आती हैं। लेकिन ये सारा सामान जो है ये क्रेडिट पर है। एक्चुअली इनहेरिटेंस अभी उनको मिला नहीं है, क्योंकि उन्हें एक खबर मिलती है कि उनको कुछ इनहेरिटेंस मिलेगा जिससे वो लोग अमीर हो जाएंगे और उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन वो सभी जो सामान है वो क्रेडिट पर लेके रख लेते हैं, अपने घर को सजा लेते हैं। ये बॉयले फैमिली की शॉर्ट साइटेडनेस और ग्रीड को दिखाता है कि उनको कितनी जल्दी है अपने घर को सामान से भरने की, अपनी लाइफ को चेंज करने की। कैप्टन बॉयले और जोक्सर अब और ज़्यादा केयरलेस हो जाते हैं, दिन रात ड्रिंकिंग करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं और दुनिया के सामने अपनी जो अमीरी है उसका शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हमारे पास जायदाद आने वाली है, अब तो हमारी लाइफ चेंज हो चुकी है, बस कुछ ही दिन है, ये क्रेडिट का जो सामान है ये भी हम पे कर देंगे। मैरी और बैंथम जो है, अब स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आता है बैंथम, जो कि मैरी का आप कह लो फियोंसी होता है। और बैंथम जो है वो भी एक लालची इंसान है। जब उसको ये खबर मिलती है कि बॉयले फैमिली को इनहेरिटेंस में काफ़ी ज़्यादा जायदाद मिलने वाली है, तो वो मैरी से ज़्यादा रिश्ता गहरा करने की कोशिश करता है। वो ट्राई करता है कि वो मैरी और अपने बीच में रिलेशनशिप को और ज़्यादा डेवलप करे ताकि वो उस जायदाद का हिस्सा बन सके। फैमिली ये सोचती है कि अब मैरी का फ्यूचर सिक्योर है, लेकिन फिर भी जॉनी का ये फेयर ग्रो करता रहता है कि उसे किसी भी टाइम जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसे हर टाइम लगता है कि उसका पास्ट जो है वो उसको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके डायलॉग्स हमेशा गिल्ट से भरे होते हैं। अब स्टार्ट होता है एक्ट 3। एक्ट 3 में जितने भी इल्यूजन्स होते हैं कैप्टन बॉयले के, उसकी बेटी के, बैंथम के, वो सभी इल्यूजन्स टूट जाते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस के पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बॉयले फैमिली को एक पैसा भी नहीं मिलता, इवन 1 रुपया भी नहीं मिलता। जो कुछ क्रेडिट पर लिया होता है, क्रेडिटर्स आते हैं, वो सभी सामान वहाँ से ले जाते हैं, फर्नीचर उठा लिया जाता है, घर फिर से खाली और मिजरेबल हो जाता है। इस वक्त बैंथम भी डिसअपियर हो जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप नोट करो, जब फैमिली को इनहेरिटेंस मिलने का एक क्लू मिलता है तो बैंथम उनके साथ अटैच हो जाता है, मैरी को अपने साथ जो है वो रिलेशनशिप में डेवलप करने लगता है। लेकिन जैसे ही उनके इनहेरिटेंस के पेपर रिजेक्ट होते हैं तो सबसे पहले बैंथम उनको छोड़ के जाता है।
इस वक्त जो है बेंथम वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। उसने मैरी को सिर्फ तब तक पसंद किया होता है जब तक उसे पैसा मिलने की होप होती है। अब वो रिश्ता भी टूट जाता है। मैरी के लिए ये डबल शॉक होता है, एक तरफ रिश्ता ख़त्म होता है, दूसरी तरफ वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। जोनो अपनी बेटी के साथ खड़ी होती है, वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को रेस करेंगे। ये एक बहुत इमोशनल और पावरफुल सीन होता है। ओकेसी ने यहाँ पर क्लियरली दिखाया है कि मदर का कैरेक्टर ही रियल स्ट्रेंथ है। मदर ही जो है वो एक फैमिली को लेके चलती है, जबकि फादर मोस्टली इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। जोनी का कैरेक्टर ट्रैजिक एंड सबसे पेनफुल होता है। IRA वाले उसे उठाकर ले जाते हैं, उसकी बेट्रेयल की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके डेड बॉडी वापस घर आती है तो जोनो जो है वो अपने बेटे को देखकर, उसकी डेड बॉडी को देख के रोने लगती है। उसे लगता है कि मैंने अपना बेटा भी खो दिया। कैप्टन बोले का रिएक्शन ये होता है कि वो ड्रंक होता है, जॉक्सर के साथ घूम रहा होता है और उसे ये नहीं पता होता कि मेरा बेटा मर चुका है। इवन वो रियलिटी का सामना ही नहीं करना चाहता, वो एस्केपिज्म को फॉलो करता है, एस्केप हो जाता है सारी सिचुएशन से। यही पीकॉक का असल रंग होता है, यही उसकी जो है वो लेजीनेस है। ज़िंदगी की ट्रेजेडी के वक्त भी उसे यूजलेस, कॉवर्ड और इररिस्पॉन्सिबल इंसान के तौर पर दिखाया गया। इस प्ले के एंड में जोनो फाइनल डिसीजन लेती है। वो अपने हस्बैंड को छोड़कर मैरी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करती है और एक नई फ्यूचर का प्लान बनाती है। यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि एक फैमिली को रन करने के लिए, एक फैमिली के अप्स एंड डाउन्स में अगर कोई कैरेक्टर खड़ा रहता है, अगर कोई जो है हिम्मत करता है, तो वो एक मदर होती है। मदर ही जो है वो पूरी फैमिली को लेके चलती है। और इस स्टोरी में जोनो के कैरेक्टर के थ्रू जो ओकेसी हैं वो दिखाते हैं कि उस टाइम पीरियड में जब गुर्बत थी, आयरिश हाउस होल्ड वुमेन जो थी वो ही अपनी फैमिली की बैकबोन थी। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपने इसको काफ़ी इंजॉय किया होगा।